संजीव, क्योंकि आज तो संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन सवाल इस वक्त ये उठ रहा है संजीव कि अगर 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 इतना इंपॉर्टेंट था तो टाइमिंग को लेकर उसके सवाल उठ रहे हैं। यानी आप आज आखिरी दिन है और 20 तारीख को इस विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में। अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो पूरा वक्त दिया जाना चाहिए था। इसकी प्रतियां जो है, इस बिल की कॉपी जो है वहां पर बैठे सांसदों को बांटी जाती है। ये भी तो तमाम आरोप लग रहे हैं ना विपक्षी सांसदों की तरफ से कि कोई जानकारी उन्हें दी ही नहीं गई। देखिए पूजा, आप एक प्रक्रिया विशेष को लेकर प्रश्न उठा रही हैं और जिस पर दोनों तरह के मत हैं। संसद में इसकी भी व्यवस्था है कि बिना प्रतियां बांटे कोई बिल लाई जा सकती है, स्पेशल परमिशन लेकर, और फिर प्रतियां देने की जो एक स्थिति होती है, आदर्श स्थिति, उसको फॉलो किया जाना चाहिए और ये डिस्क्रेशन हो जाता है सरकार का। और इस मामले में विरोध उतना मजबूत नहीं होगा। विरोध इस मामले में भी बहुत मजबूत नहीं है कि किसको दिक्कत हो सकती है आखिरकार एक ऐसे कानून से जो ये कहता है कि भ्रष्टाचारी बड़े पद पर न रहें। और अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़े, ऐसे में जबकि देखा यह गया है कि बहुत से लोग छोड़ते नहीं हैं अपना पद, तो जाहिर है कि इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। पर यहाँ से अब विवेचना शुरू होती है इस कानून की और उसमें पाया ये जाता है कि अभी जो हालिया अनुभव है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो एजेंसीज़ हैं, ख़ासतौर पर ईडी और सीबीआई, इसमें ख़ास तौर पर ईडी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, उसके जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो 1% भी नहीं है, 1% से बहुत कम है। लेकिन जो केसेज रजिस्टर होते हैं पीएमएलए के अंतर्गत, उनमें आप पाती हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो है बेल। यानी कि कोई व्यक्ति बाद में दोष मुक्त हो भी जाए, लेकिन अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी ट्रम्प्ड अप चार्जेस के ऊपर, तो फिर पता चला आखिर में उसे भले ही दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति अगर मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो अगर प्रधानमंत्री है, या फिर जैसे संभव तो नहीं है लेकिन ये एक आदर्श स्थिति क्रिएट की गई है, तो मंत्री और मुख्यमंत्रियों के केस में तो ये लागू होता ही है कि अगर वो व्यक्ति ईडी के दायरे में आ जाते हैं और उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं और उन्हें बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, और बाद में जैसा कि हम लोगों ने बात किया कन्विक्शन रेट 1% से भी बहुत कम है, तो फिर आपने उन्हें पनिशमेंट दे दिया बिना उनके कन्विक्शन हुए। यानी कि ये कैसा कानून है जिसमें कि कन्विक्शन बाद में होता है या एक्विटल बाद में होता है, पनिशमेंट पहले मिल जाती है। दूसरी बात है कि जो जज और जूरी का काम है वो जुडिशरी का काम है, यानी कि फैसले देना, दंडित करना, निर्दोष साबित करना। लेकिन अगर प्रक्रिया ही आपको दंडित करने लगे तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। तीसरी बात ये बताई जाती है कि हमारे देश में जो आर्टिकल 75 है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को परिभाषित करता है, जिसमें आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन हकीकत यही है कि द प्रेसिडेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ नहीं लिखा हुआ है ये बात कि, लेकिन बाइंडिंग होता है उनके ऊपर अमूमन। तो ऐसे में एक नई बात सामने ला दी गई है आर्टिकल 75 में क्लॉज 5 जोड़ करके कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर इस मुश्किल में आते हैं तो वो उनको हटा सकते हैं। तो ये स्थिति अपने आप में बहुत ही दुरूह है और इसे परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है। चौथी बात ये है कि अगर गवर्नर जो हैं वो एजेंट ऑफ द सेंटर माने जाते हैं, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि केंद्र के ये आदमी हैं वगैरह वगैरह, तो वो अगर 30 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन उनको खारिज कर दे सकते हैं, उनकी सरकार डिसमिस कर दे सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रावधान लाए गए हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं और शायद इसी के लिए जेपीसी में इसे डाला गया है, इसके ऊपर गहन चर्चा होनी है। पर विपक्ष को ये लग रहा है कि सरकार चूंकि अल्पमत की है इसीलिए उसे अपने सहयोगियों को कायदे में रखना है, कंट्रोल में रखना है, और इसीलिए वो दरअसल विपक्ष के ऊपर नहीं बल्कि सरकार के ऊपर अटैक है और सरकार के सहयोगियों के ऊपर अटैक है, खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे कि देखिए इसमें ऐसे ऐसे क्लॉज हैं कि हम आपकी सरकार ही डिसमिस करा दे सकते हैं। तो क्या ये इसलिए लाया गया है? ये एक हड़बड़ी
कमेंट्स में दिखाई पड़ती है ये तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन फिर ये एक डिस्क्रिप्शन है सरकार का, गृह मंत्री का, कि वो कब कानून लाना चाहते हैं, कौन से दिन लाना चाहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो सकती है। बहस इस बात पर भी नहीं हो सकती है कि आप ऐसा कानून क्यों ला रहे हैं। आप याद कीजिए 2013-14 के बाद जब यूपीए का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उस वक्त ये मामला सामने आया था कि जो कन्विक्टेड लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और उनको बचाने के लिए जो सरकार में थे यानी कि लालू यादव, एक ला दिया गया था ऑर्डिनेंस, जिसे राहुल गांधी ने बाद में विरोध किया था, हटवाया था, और वो फेमस किस्सा चलता है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। हालांकि ऑर्डिनेंस उन्होंने नहीं फाड़ा था, सामने पड़े कागज़ को फाड़ा था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन ये कहा गया कि उन्होंने विरोध किया था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर पूजा आते रहे हैं कानून। ये ज़रूर है कि इस तरह के कानून एमएलएज और एमपी के लिए तो वर्तमान में थे, और जैसे ही उनका 2 साल से या ज़्यादा या 2 साल सज़ा होती थी किसी भी संज्ञेय अपराध में, तो उनकी अपनी जो सदस्यता थी विधायकी या सांसदी वो चली जाती थी। तो उस तरह का कानून हमारे संविधान में मिनिस्टर्स के लिए नहीं था, लिहाजा एक कानून लाया गया है। सोचा भी नहीं होगा उस वक्त पूजा, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बना रहे होंगे संविधान, कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब मंत्री और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भ्रष्टाचार और दूसरे अपराधों में जेल जाया करेंगे। लिहाजा इस कानून की ज़रूरत तो अब पड़ गई है, पर इस कानून का प्रारूप क्या हो, किस तरह से इस कानून की जो सत्यता है वो साबित करे, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल।